उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा सबकी नजरें टिकी रहती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसके ताज़ा अपडेट्स की गहराई में जाएंगे। ये सिर्फ कुछ पदों के ऐलान की सीधी सादी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे दशकों पुराने नियम, संविदा कर्मियों का संघर्ष और एक काफी बड़ा कानूनी विवाद भी शामिल है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले सोर्स मटेरियल की एक बहुत ही दिलचस्प लाइन पर गौर करते हैं, जो कहती है कि सरकारी बयानों को हमेशा संदेह की नजर से देखा जाना चाहिए, क्योंकि तभी असली जवाबदेही तय होती है। और सच कहूं तो आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी सोच पर टिका है। दावों और कोर्ट की हकीकत के बीच जो असल फर्क है, आज हम उसे ही डिकोड करने वाले हैं। तो आज की चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले यूपी शिक्षक भर्ती के अपडेट्स देखेंगे, फिर समझेंगे शहरी और ग्रामीण संवर्ग का गणित, उसके बाद संविदा शिक्षकों यानी अनुदेशकों की स्थिति पर बात करेंगे, और आखिर में उस बड़े कानूनी विवाद को समझेंगे जो मानदेय से जुड़ा है। बस यही हमारा एजेंडा है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यूपी शिक्षक भर्ती के ताजा आंकड़े। अब देखिए, यहां हालात काफी तेजी से बदले हैं। अभी फरवरी 2026 में ही विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री ने नई भर्ती से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यह मान लिया गया है कि सरकार शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। सोर्स के मुताबिक जो रिक्वेस्ट या कहें अधियाचन भेजे गए हैं, वो मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटे हैं। पहला हिस्सा है प्राथमिक शिक्षकों का, जहां करीब 11,500 से ज्यादा खाली पदों की बात है, और दूसरा हिस्सा है 10,000 पदों का, जो अनुदेशकों के लिए हैं। और सच मानिए, इन दोनों तरह के पदों के बीच का जो ये बुनियादी फर्क है ना, यही आगे चलकर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो न्यूज सोर्सेज बताते हैं कि सबसे ज्यादा पद बरेली में खाली हैं। इसके बाद कानपुर नगर, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर और फिर फर्रुखाबाद जैसे जिले आते हैं, जहां 166 पद हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक के मुताबिक इस सारे ऑफलाइन डेटा को अब एनआईसी के ई अधियाचन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। मतलब प्रक्रिया तेज हो रही है। अब आते हैं शहरी बनाम ग्रामीण संवर्ग के उस ऐतिहासिक विभाजन पर। अभी हमने जो नंबर्स देखे ना, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कैच है। ये सारे के सारे पद मुख्य रूप से सिर्फ नगर क्षेत्र यानी शहरी इलाकों के लिए हैं। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों की रिक्तियों का क्या हुआ। दरअसल सोर्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ मामले अभी कोर्ट में अटके हुए हैं। कानूनी पेच इतने हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का डेटा अभी भेजा ही नहीं गया है। अगर एक अनुमान की माने तो करीब 3,000 ग्रामीण पद इस लिस्ट से पूरी तरह गायब हैं, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया में उलझे हैं। अब थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं कि ये नौबत आई कैसे। 1983 से पहले यूपी में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। फिर 1983 में एक नया नियम आया, जहां नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग कैडर बना दिए गए। इसका नतीजा ये निकला कि एक कैडर से दूसरे कैडर में शिक्षकों का ट्रांसफर लगभग नामुमकिन हो गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की भारी कमी हो गई और शहरों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हो गए। ये उसी पुरानी पॉलिसी का असर है कि आज हम शहरी पदों को इस तरह अलग से निकलते हुए देख रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं संविदा शिक्षक की दुविधा और अनुदेशक की भूमिका पर। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, 10,000 पद खासतौर पर अनुदेशकों के लिए प्रस्तावित हैं, और यहीं से इस चर्चा का सबसे अहम और विवादित हिस्सा शुरू होता है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये अनुदेशक आखिर हैं कौन। ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों यानी 6ठी से 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर होते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये पक्के या कहें परमानेंट शिक्षक नहीं होते। सरकार इन्हें संविदा कर्मचारी मानती है, यानी ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिनका कॉन्ट्रैक्ट हर साल बस रिन्यू किया जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जरा सोचिए, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट और हमारी नई शिक्षा नीति दोनों ही स्पष्ट रूप से स्थायी शिक्षकों की भर्ती पर इतना जोर देते हैं, तो फिर एक साथ 10,000 अस्थायी अनुदेशकों की भर्ती क्यों की जा रही है। सोर्स भी ठीक यही सवाल उठाता है कि आखिर सरकार की नियुक्ति नीतियों में इतनी बड़ी विसंगति क्यों है। अब आते हैं मानदेय के कानूनी विवाद पर, जो कि दावा बनाम हकीकत का एक क्लासिक उदाहरण है। अनुदेशकों का मुद्दा सिर्फ उनके अस्थायी होने तक ही सीमित नहीं है। उनके वेतन, जिसे मानदेय कहा जाता है, उसे लेकर सालों से एक बहुत बड़ा कानूनी संग्राम चल रहा है। अगर हम सरकार के आधिकारिक नैरेटिव को देखें, जिसका जिक्र हाल ही के एक सार्वजनिक संबोधन में हुआ था, तो कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है। 2011-12 में जब अनुदेशकों की नियुक्ति शुरू हुई तो उन्हें 7,000 रुपए मिलते थे। सरकार का दावा है कि 2019 में वो खुद वेतन बढ़ाना चाहते थे, लेकिन चुनाव आ गए। फिर 2022 में मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई। सरकार ये भी कहती है कि वो स्वयं इस छोटी सी बढ़ोतरी से खुश नहीं थी। लेकिन रुकिए, कानूनी दस्तावेज कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। एक तरफ दावा है कि सरकार खुद से मानदेय बढ़ाना चाहती थी, पर सोर्स हमें जो कानूनी सच्चाई दिखाता है वो एकदम अलग है। असली बात यह है कि जब हाई कोर्ट ने अनुदेशकों के पक्ष में 17,000 रुपए मानदेय का फैसला सुनाया था, तो उसे लागू करने के बजाय राज्य सरकार ने उस वेतन वृद्धि को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में मुकदमा लड़ा था। सोर्स ने 4 फरवरी 2026 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सीधा हवाला दिया है, जो इस मामले में एक मील का पत्थर है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि इन अंशकालिक शिक्षकों के साथ सालों से अन्याय हो रहा है। इस सख्त फटकार और कोर्ट के अनिवार्य आदेश के बाद जाकर 17,000 रुपए का मानदेय लागू हुआ था, न कि किसी की स्वेच्छा से। यही वजह है कि सोर्स मटेरियल में मुख्य धारा की मीडिया की जबरदस्त आलोचना की गई है। मतलब जो घटना फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त आदेश के बाद घटी, उसे बस कुछ ही महीनों बाद मई 2026 में मीडिया ने बिना किसी फैक्ट चेकिंग के सरकार की अपनी उपलब्धि बताकर कैसे पेश कर दिया। मीडिया द्वारा कोर्ट की पूरी कानूनी हकीकत को इस तरह से नजरअंदाज कर देना वाकई हैरान करने वाला है।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जब आधिकारिक बयानों और कोर्ट के कानूनी दस्तावेजों में जमीन आसमान का फर्क हो, तो भविष्य में सार्वजनिक नीतियों और रोजगार के दावों पर असली जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? ये मुद्दा सिर्फ कुछ हजार नौकरियों का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके का है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।